हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो अब तक हम थायराइड ग्लैंड पढ़े थे, तो आज दो ग्लैंड पढ़ने वाले हैं, पैराथायराइड ग्लैंड और दूसरा थाइमस ग्लैंड। तो हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में अच्छे से सीखा था। तो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहते हैं, और थायरॉक्सिन हार्मोन्स को बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे ही हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स नहीं बन पाता है, जिस कारण से हमको घेघा रोग हो जाता है। मतलब ये वाला घेघा जो है फूल जाता है, जिसको हम घेघा रोग कहते हैं, और इसको इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं। इसी को सिंपल ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताया गया था कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, मेटाबॉलिक रेट को यह बढ़ाने का काम करता है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, और जो है इसी थायराइड ग्लैंड से एसोसिएटेड जो दूसरा ग्लैंड है जिसको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, तो जो है ये इकलौता ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं होता है। मतलब इस ग्लैंड को पिट्यूटरी नहीं कंट्रोल कर सकता है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने थायरॉक्सिन या थायराइड ग्लैंड की बात किया था, कहा था कि ये बटरफ्लाई शेप का है थायराइड ग्लैंड, जिससे थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन्स निकलता है, और जो हमारे बॉडी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है आयोडीन की कमी अगर होती है तो आपको कौन सा रोग, घेघा रोग मतलब सिंपल ग्वाइटर नाम का डिजीज हो जाता है। जैसे ही हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी होती है, जैसे ही आयोडीन की कमी हमारे पूरे बॉडी के अंदर हुई, तो सारे बॉडी के सेल टिश्यू है ना, टिश्यू कंप्लेन करेंगे, बताएंगे किसको, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को बताएंगे, बॉस ये जो आपका ये थायराइड ग्लैंड है ना ससुरा बड़ा खचड़ा है, ये थायरॉक्सिन नहीं बना रहा है। तब क्या करे होगा, तो ब्रेन का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन्स निकालेगा जिसका नाम TSH है। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन सब क्या करेगा, ये थायराइड ग्लैंड को बोलेगा, भैया तो थोड़ा सा थायरॉक्सिन बना लो, थायरॉक्सिन बना लो। तब थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, थायरॉक्सिन का बनाना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आगे हम बात करते हैं, अगर आयोडीन की कमी होती है तो हमको घेघा रोग मतलब सिंपल ग्वाइटर होता है। उसी से रिलेटेड पैराथायराइड ग्लैंड है। अच्छा, आप लोग एक बात और देखो, जो हमारा जो फूड चेन है ये बहुत डिस्टर्ब हो चला है। अगर हम फूड चेन की अपने बात करें, जैसे हमारा जो डाइट है, डाइट में बहुत सारे मिनरल्स कम होते जा रहे हैं, है ना। जैसे हमको जो है डाइट में जितना प्रॉपर आयोडीन चाहिए नहीं मिल पा रहा है, जितना प्रोटीन चाहिए नहीं मिल पा रहा है, जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए नहीं मिल पा रहा है, जितना फैट चाहिए नहीं मिल पा रहा है। तो इसका रीजन क्या हो गया, है ना। आजकल हम देखो यूरिया, डाई, पोटास खेत में यूज कर रहे हैं। तो हमारे भारत सरकार को इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि यूरिया, डाई, पोटास यूज कर रहे हैं खेत में अनाज ज्यादा पैदा करने के लिए। तो ये यूरिया, डाई, पोटास जो भी केमिकल हैं, जो इनऑर्गेनिक जो है केमिकल हैं, या जो इनऑर्गेनिक खनिज पदार्थ है, ये प्लांट्स में चले जा रहे हैं, प्लांट्स से उसके सीड में चले जा रहे हैं, और उसी इन्फेक्टेड सीड सब्जी या सब्जी को हम लोग खा रहे हैं, और जिस कारण से हमारे पूरे बॉडी का सिस्टम ही बिगड़ गया है। जैसे आप देखो, हर कोई व्यक्ति आप देखो, सबके आंख में चश्मा लग गया है, सबका आंख कमजोर हो जा रहा है। क्यों? उसका एक ही रीजन है, जितना प्रॉपर मात्रा में विटामिन चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसका स्थान कौन ले रहा है, ये यूरिया, डाई, पोटास, ये सब जो है ससुरे स्थान ले रहे हैं, है ना। इसलिए प्रॉपर मात्रा में एलिमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आंख खराब हो जा रहा है ना, चश्मा लग जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों का देखिए आंख खराब हो जा रहा है ना। एक नया समस्या और हो रहा है, बड़ी तेजी से बाल पक रहा है। अब देखो, भारत की आबादी का लगभग 60% आबादी ऐसा है जिनका बाल पक गया है, लड़कों में दाढ़ी वगैरह सब पक गया है। अब बताओ, शादी वादी बेचारे का नहीं हुआ है, उसका दाढ़ी वाड़ी पक गया है ना। ये भी एक समस्या है, एक तो उसकी बेचारी की शादी भी नहीं हो रही है और दाढ़ी भी पक गया है ना। तो एक अलग सा समस्या आ गया। बाल पक गया तो चलो ठीक है, डाई वाई खजाब उजाब करीब पेंट वेंट लगा लेंगे, है ना। गंगा में तो बैटरी जो आता था पहले टार्च में लगाने वाला, उसको फोड़ के उसका जो कजिया होता था ना उसको लगा लेते थे,
लेकिन अभी तो डाई वाई आता है, वो भी बड़ा केमिकल का जो है कॉस्टिक केमिकल है। एक तो देखो अभी लाल लाल सब पीला पीला कुल कलर जो है करवा के घूमते हैं। जैसे लड़कियों में देखो उनका बाल हमेशा रंगा रहता है ना। अब अगर साफ कर दो तो आधे लड़कियों का बाल पका ही है। लड़कों में भी ऐसा बहुत ज्यादा समस्या है। लड़कों में सबसे समस्या उसका दाढ़ी वगैरह पक जा रहा है, मूछ पक जा रहा है, ताकि देखुआरो आएंगे तो रिजेक्ट करके चले जाएंगे। एक बड़ी समस्या ये है ना। और भी समस्याएं देखो, प्रोटीन की कमी हो जा रही है ना। उससे क्या हो रहा है ना। अभी आप देखो है ना, ऑब्जर्व करो पॉपुलेशन में जो लड़कियों की हाइट है वो जो है धीरे धीरे छोटी होती चली आ रही। पहले लड़कियां बड़ी बड़ी होती थी, अभी है ना ये महिलाएं धीरे धीरे छोटी होती चली जा रही। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इनका हाइट भी धीरे 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 छोटा होता जा रहा है। एक बड़ी समस्या यह आ गई जो है, कहीं ऐसा ना हो जाए इनकी साइज इतनी बड़ी हो जाएगी। तब अगर इतनी बड़ी हो जाएगी तब क्या होगा जरा देखो, है ना क्लियर। तो मान लो ये छोटिया है और ये छोटिया है, और छोटिया की साइज मान लो इतनी बड़ी हो गई। और ये छोटुआ है, छोटुआ मान लो इतना बड़ा है यार, छोटुआ इतना बड़ा है और छोटिया इतनी बड़ी है ना। तो ये तो इनके सामने दिक्कत हो गया। मान लो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही है ना, जो इतनी बड़ी है। अब इसको तुमको खाना पूछना होगा तो कैसे पूछोगे भाई, अरे भैया तुम मैडम जी खाना खाई, तब बड़ी समस्या है ना। मार्केट ले जाना पड़ेगा बेचारी को घुमाने, तो टांग को लेके जाना पड़ेगा। कोई पूछ दिया भैया कौन है, तो कहोगे कि हम अपने गर्लफ्रेंड को टांग के ले आ रहे हैं। बड़ी समस्या है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने आप डाइट को। मेरे कहने का फाइनल मतलब है, हंसी मजाक तो होता रहता है, जो है कहने का सीधा सा मतलब है, आप अपने डाइट चार्ट को मेंटेन कीजिए, है ना, ताकि आपको हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मिले, आपके बॉडी में कुछ कमी ना हो, है ना, ताकि आपका डेवलपमेंट बढ़िया से हो पाए। तो हम लोग जो है थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड में जैसा कि हम बात करते हैं पैराथायराइड, तो पैराथायराइड ग्लैंड जैसे कि आप देखें ये है थायराइड ग्लैंड। जैसा कि बताया था ये बटरफ्लाई शेप का है या इंग्लिश लेटर एच की तरह है। तो थायराइड ग्लैंड का ये लोब है। तो दो लोब है थायराइड ग्लैंड के, तो इसके एक लोब में एक पेयर पैराथायराइड ग्लैंड पाया जाता है। तो इसी ग्लैंड को हम नाम देते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। दिस इज कॉल्ड एज द पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो इसको हम पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है। ये कहां है? थायराइड ग्लैंड के लोब के ऊपर पाया जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो हम बात करते हैं इसकी संख्या होती है ना, इसकी संख्या होती है 4 ना, या आप कह सकते हैं 2 पेयर। तो 2 पेयर यह ग्लैंड है ना, 4 या 2 पेयर। इसकी ओरिजिन इंडोडर्मल होती है। इंडोडर्मल कहने का मतलब यह एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से ओरिजिनेटेड ग्लैंड्स है। इसकी वेट की बात करें, लगभग इसका वेट 15 ग्राम का होता है। 15 ग्राम का होता है। इसके कलर की बात करें तो इसका कलर है ना लगभग ब्राउन होता है। तो ब्राउन कलर का यह होता है। ठीक, इसका लोकेशन आप कह सकते हैं बैक साइड ऑफ थायराइड। तो थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में होता है, थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है। जैसे ये मान लो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का लोब, तो ये पैराथायराइड कहां होगा? ये पिछवा होगा, ऐसे बैक साइड में। मतलब बैक मतलब डॉर्सल साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, पीछे की तरफ होगा। तो आप बैक साइड कर सकते हो या डॉर्सल साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड में ये पैराथायराइड ग्लैंड होगा। तो मतलब थायराइड ग्लैंड के एक लोब पर 2 पैराथायराइड ग्लैंड होगा। तो इससे जो हार्मोन्स निकलता है उसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। सॉरी, नॉट थायरॉक्सिन। इससे जो हार्मोन्स निकलता है उसका नाम है PTH, मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन्स। उस हार्मोन्स का नाम होगा पैराथायरॉयड हार्मोन्स, PTH। अच्छा, इसका जो विरोधी हार्मोन्स होता है आप कह सकते हैं इसका एंटागोनेस्टिक हार्मोन्स। इसका जो विरोधी हार्मोन्स होगा वो कौन सा होगा? TCT। ये ससुरा कहां से निकलता है? ये बताओ कहां से निकलता है? ये निकलता है थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड का हार्मोन्स है या TCT ना, थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन।
तो ये जो है थायराइड ग्लैंड से निकलता है। जो काम ये करेगा उसका तुरंत ये विरोध करने के लिए खड़ा होगा। मतलब ये घटाएगा तो ये बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा तो ये घटाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो इसका एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स टीसीटी होगा। किसका? पीटीएच का। हम पीटीएच की बात करते हैं तो पीटीएच मतलब पैराथायराइड जो है हार्मोन्स, पैराथार्मोन्स या पैराथायराइड हार्मोन्स। अब जरा देखिए, इसको कोलिप्स हार्मोन्स भी कहते हैं क्योंकि इसको कोलिप्स नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, डिस्कवर किया था, इसलिए इसको कोलिप्स हार्मोन्स भी कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द कोलिप्स हार्मोन। ये इसी को कहते हैं हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर। हाइपर मतलब ज्यादा, कैल्सिमिक मतलब कैल्शियम। ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, इसलिए इसको कहते हैं हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर। दिस इज कॉल्ड एज हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर। अच्छा, इसको बोन कटर भी कहते हैं। तो ये हार्मोन्स क्या करता है बाबू? ये जो है हड्डी को काट देता है, हड्डी में जो कैल्शियम है उसको बाहर कर देता है, हड्डी को डीमिनरलाइज्ड कर देता है। मतलब कैल्शियम को वहां से स्प्लिट करा देता है, मतलब डिप्लेट करा देता है, कैल्शियम को वहां से भगा देता है। कौन? पीटीएच। इसलिए इसको बोन कटर हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन कटर हार्मोन्स। तो डिप्लीट द कैल्शियम फ्रॉम द बोन, मतलब बोन से कैल्शियम को डिक्रीज करता है, इसलिए बोन कटर कहते हैं। इसका केमिकल नेचर क्या है? किस केमिकल का बना है? तो दिस इज ए पेप्टाइड हार्मोन। ये एक पेप्टाइड हार्मोन्स है ना, मतलब प्रोटीन वाला पेप्टाइड। तो पेप्टाइड का बना हुआ हार्मोन्स है, ये केमिकल नेचर है इसका। इसका फंक्शन हम देखते हैं, तो ये क्या करता है? स्टिमुलेट द कैल्शियम एंड फॉस्फेट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम और फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है। तो यह हार्मोन्स कैल्शियम और फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है। ये कैल्शियम हुआ बेटा कहाँ होता है? ये होता है बोन में। तो ये बोन में होता है, बोन से इसको हटा देता है। कौन? ये पीटीएच हार्मोन्स। अब जरा देखो, है ना, कैल्शियम को डिप्लीट करा देगा तो जिस कारण से ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। मतलब ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और बोन में कैल्शियम लेवल को घटा देता है। बोन कैल्शियम लेवल को घटा देता है और ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। बोन कैल्शियम लेवल को घटा देता है और ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। कौन? ये पीटीएच। अब जरा देखो, एक जो है मस्त फंक्शन है ना, तो आप अब जरा देखो, है ना, स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मतलब सोख लेना, रीएब्जॉर्प्शन मतलब सोख लेना, सोख लेगा किसको? कैल्शियम को। तो कैल्शियम को सोखवाएगा, मतलब कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करवाएगा। रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द बर्फी। बर्फी जानते हो ना, मिठाई। क्या मिठाई से? अरे गधे, तुम बकलोल हो, है ना। बी फॉर बोन, आर फॉर बोलो रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल। तो रीनल टिब्यूल मतलब नेफ्रॉन में जो ट्यूब होता है, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है ना, उसी को रीनल टिब्यूल कहते हैं। और एफ मतलब फूड, फूड मतलब ये बर्फी से कैल्शियम को क्या करेगा? सोख लेगा, है ना। बर्फी से कैल्शियम को सोख लेगा, मतलब बोन से, रीनल टिब्यूल से और फूड से। बोन से, रीनल टिब्यूल से, फूड से ना कैल्शियम को बाहर निकाल देगा। निकाल करके कहां ले जाएगा भैया? ब्लड में ढकेल देगा, है ना। जरा देखो, ये बोन है, दिस इज द बोन, इसको हम बोन कहते हैं। ये बोन है और इस बोन में क्या है बाबू? कैल्शियम है। इस बोन में कैल्शियम है, कैल्शियम भरा पड़ा है ना। ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में भी कैल्शियम है। ये इंटेस्टाइन है जिसके अंदर फूड है, इसमें भी कैल्शियम है। ये इंटेस्टाइन है जिसके अंदर फूड है, कैल्शियम है। तो ये बोन है ना, ये नेफ्रॉन है ना, ये इंटेस्टाइन है ना। क्लियर? ये पीटीएच हार्मोन्स है। तो ये पैराथायराइड ग्लैंड ने इसको सेक्रेट किया। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड
पैराथायराइड ने इस कैल्शियम को इस पीटीएच को सेक्रीट किया और ये पीटीएच घूमते हुए ऐसे घूमते हुए ब्लड में पहुंचा। अब कहेगा क्या, है ना, पीटीएच में पहुंचा और पीटीएच सेक्रीट हुआ, ब्लड में पहुंचा और ब्लड के माध्यम से पहुंच गया बोन के पास। बोन में देखा अरे कैल्शियम है, तो कैल्शियम है, कहेगा ए चचा उठा उठा जल्दी, निकला निकला, है ना, तो चचा को उठा देगा कैल्शियम को। कैल्शियम कैल्शियम कौन है, चचा है, कैल्शियम मतलब चचा, तो चचा को उठा दिया, नेफ्रॉन के पास पहुंचा, नेफ्रॉन में चचा सोए हैं, है ना, तो नेफ्रॉन से भी चचा को हटा दिया, है ना। और कहा फूड में है, आप खाना खाते हो तो उसमें कैल्शियम भी होता है ना, तो ये फूड जो है फाइनली एब्जॉर्ब कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में, वहां पहुंच गया, वहां से कहेगा चचा यहाँ से निकला चला जल्दी, तो चचा को इन तीनों जगह से, कहां से, बोन से, नेफ्रॉन से या रीनल ट्यूब्यूल से और इंटेस्टाइन से कैल्शियम को निकालेगा और निकाल के ये कैल्शियम कहां ले जाएगा, ब्लड में ढकेल देगा, है ना, ब्लड में ढकेल देगा। तो ये ब्लड है ना, ये ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में कैल्शियम आ जाएगा। इस तरह से ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ा दिया, तो चचा को कहां पहुंचा दिया, ब्लड में, है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा दिया। ये तो हमने सीखा, है ना, पीटीएच कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं पीटीएच अगर बहुत ज्यादा सेक्रीट हो जाए, ओवर सेक्रीशन हो जाए, मतलब हाइपर हो जाए, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाए, हाइपर सेक्रेशन हो जाए, करना मतलब ओवर सेक्रेशन, ज्यादा सेक्रेशन हो जाए। अगर बहुत ज्यादा ये सेक्रीट होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, एक डिजीज होगा जिसका नाम होगा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब ऑस्टियन मतलब बोन, पोरोसिस मतलब पोर, बोन में पोर बनना। तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा सेक्रीट होगा तो बोन में छेद कर देगा, बोन को पोरस कर देगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, जिस कारण से ऑस्टियोपोरोसिस बोन फ्रेजाइल हो जाता है, फ्रेजाइल हो जाएगा और वीक हो जाएगा, और इस बोन के टूटने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, मतलब बोन का फ्रैक्चर होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस का करवा देगा हाइपर है ना सेक्रेशन ऑफ पीटीएच। और क्या होगा, है ना, और क्या होगा, अगर ये बहुत ज्यादा सेक्रेट हो रहा है तब आपके दिल के पास जाएगा। अब जरा देखो, ज्यादा सेक्रेट हो रहा है तो ब्लड में ज्यादा कैल्शियम आए, चचा बहुत ज्यादा आ गए और चचा घूमते हुए ब्लड में पहुंचे, ब्लड से पहुंच गए हार्ट में बेचारे, है ना। अब कैल्शियम जैसे ही हार्ट में पहुंचा, ये कैल्शियम हार्ट के वेंट्रिकल के सिस्टोल को, एट्रिया के सिस्टोल को प्रोलॉन्ग्ड कर देगा। प्रोलॉन्ग्ड मतलब खींच देगा, मतलब सिस्टोलिक जो टाइम है उसको बढ़ा देगा, खींच देगा, मतलब सिस्टोल होते जा रहा है तो सिस्टोलिक टाइम को बढ़ा देगा। तो कैल्शियम क्या करेगा, प्रोलॉन्ग द सिस्टोल, और अगर कैल्शियम सिस्टोल को प्रोलॉन्ग कर दिया तो क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट। ये भी ससुरा बड़ा खतरनाक है, कार्डियक अरेस्ट काज कर दिया मतलब हार्ट स्टॉप द बीटिंग, हार्ट बीट करना बंद कर देगा, और हार्ट बीट करना बंद करेगा तो निकल लोगे पतली गली से सीधा, है ना। तो ध्यान दो, है ना, तो कैल्शियम प्रोलॉन्ग्स द सिस्टोल, जिस कारण से क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट। ये किससे होता है, हाइपर सेक्रेशन, किसके, पीटीएच। अब जरा देखें, दूसरा है हाइपोसेक्रेशन ना, अगर कम मात्रा में सेक्रीट हो रहा है, ये तो ज्यादा मात्रा में सेक्रीट हो रहा था, लेकिन अब अगर कम मात्रा में, लो अमाउंट में सेक्रेशन हो रहा है, हाइपोसेक्रेशन हो रहा है, तो मतलब कैल्शियम की कमी हो जाएगी ब्लड में, और कैल्शियम की अगर कमी होगी तो क्या हो जाएगा बाबू, टिटैनी, मतलब टिटनस नाम का डिजीज हो जाएगा। टिटैनी मतलब रैपिड मसल्स स्पाज्म, है ना, रैपिड स्पाज्म, आप कह सकते हैं रैपिड स्पाज्म या माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन द मसल्स, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, टिटनस हो जाएगा, है ना, किसके, हाइपोसेक्रेशन से।
अब देखिए और क्या बढ़ हो सकता है, कम सेक्रीट होगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा ना, कम सेक्रीट होगा तो ब्रीदिंग रेट भी बढ़ सकता है ना, तो इसके कम सेक्रीट होने से ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक, अच्छा अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, बॉडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैल्शियम का दूसरा रोल क्या होता है, तो जरा ध्यान देना, ये कैल्शियम हमारे बॉडी के बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जिनको एक्टिवेट करने में सहायता करता है। तो आप कह सकते हैं एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। ये टॉपिक आपको मिल जाएगा जब आप प्लांट फिजियोलॉजी का मिनरल न्यूट्रिशन आप पढ़िएगा, तो वहीं पे दिया गया है, जब जो है कैल्शियम का रोल वहां पे पढ़ाया गया है, तो वहां पे बताया गया है ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कैल्शियम जिसको कैल्शियम एक्टिवेट करता है। तो एक्टिवेट द एंजाइम, कैल्शियम का काम होगा एंजाइम का एक्टिवेशन। अब देखो और किस में भाग लेता है, आपने पढ़ा था ब्लड क्लॉटिंग में भी भाग लेता है, मतलब रुधिर को थक्का जमाने में, मतलब ब्लड को थक्का बनाने में भी कैल्शियम भाग लेता है। और एनसीईआरटी ने लिखा है कैल्शियम प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड कोगुलेशन। सबसे लास्ट लाइन यही लिखा है उस ब्लड कोगुलेशन का, कैल्शियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन में। तो ब्लड क्लॉटिंग में 3 स्टेप आप जानते हो। पहला स्टेप जो है थर्मोप्लास्टिन का एक्टिवेशन, दूसरा स्टेप फाइब्रिनोजेन से प्रोथ्रम्बिन से थ्रोम्बिन बनना, और तीसरा स्टेप ना फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन का बनना, है ना, क्लियर। और यही यूज होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम ब्लड कोगुलेशन में भाग लेता है। कैल्शियम का स्टोर हाउस क्या होगा, कैल्शियम का घर, असल में इस चच्चा का घर क्या होगा, तो चच्चा का घर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चच्चा ईआर के अंदर रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल्स में इसी को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, है ना। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी भाग लेता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी ये कैल्शियम भाग लेता है। अब जरा देखो, नेसेसरी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, तो न्यूरॉन्स में, है ना, नेसेसरी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स मतलब, है ना, एक्शन पोटेंशियल, है ना, करंट। तो करंट को एक न्यूरॉन से मसल सेल्स में जाने देता है, मतलब अक्रॉस द सिनेप्स, अक्रॉस द सिनेप्स इंपल्स को ट्रांसमिट करवाता है। तो नेसेसरी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस द सिनेप्स। जब आप नर्वस सिस्टम पढ़िएगा वहां पे नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन और कंडक्शन पढ़िएगा, वहां पे सिखाया जाएगा। नेक्स्ट, ऑसिफिकेशन में भी सहायता करता है कैल्शियम, ऑसिफिकेशन में भी सहायता करता है। तो ये हमने पढ़ लिया, है ना, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड में हमने पढ़ लिया पीटीएच, पीटीएच का फंक्शन। अब दूसरा ग्लैंड हमारे पास है, कौन सा, थाइमस ग्लैंड। तो दूसरा ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। अब इसकी पढ़ते हैं थाइमस ग्लैंड। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, थाइमस ग्लैंड, इसको हम कहते हैं एजिंग ग्लैंड। दिस इज कॉल्ड एज द एजिंग ग्लैंड। इसको हम एजिंग ग्लैंड के नाम से जानते हैं, या इसको ट्रेनिंग स्कूल कहते हैं, ट्रेनिंग स्कूल। तो ट्रेनिंग स्कूल, है ना, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। या हम इसको कहते हैं थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। क्या कहते हैं, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी ये क्या है, इम्यूनिटी मतलब जो प्रतिरक्षा है, हमारे बॉडी का प्रतिरक्षा, इम्यून सिस्टम। तो थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, थ्रोन मतलब शासक, थ्रोन मतलब शासक, शासन करने वाला, राजा जो है, जो शासन करने वाला है। अभी भारत के ऊपर किसका शासन चल रहा है, मोदी का, है ना, मोदी जी का शासन चल रहा है। तो जो है मोदी जी क्या है, थ्रोन है, क्या है, थ्रोन। तो तुम्हारे घर पर किसका शासन चलता है, तुम्हारे पेरेंट्स का।
तुम्हारे घर का थ्रोन कौन है? तुम्हारा पेरेंट्स। तो अब देखो, तो थ्रोन मतलब शासन या शासक, तो थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी का शासक होता है, इम्यूनिटी के ऊपर शासन करता है। ठीक, इसकी ओरिजिन बताओ। इसकी ओरिजिन है इंडोडर्मल, इसकी ओरिजिन इंडोडर्मल। इसका शेप होता है ट्राई रेडिएटेड, ट्राई रेडिएटेड मतलब ट्राइएंगुलर, ये त्रिकोण जैसा होता है ससुरा, है ना, ये ऐसे होता है, ऐसे त्रिकोण जैसा, है ना, तो ये ट्राइएंगुलर होता है। तो दीज आर द ट्राइएंगुलर ग्लैंड। ये बाहर वाला जो लाल लाल डार्क डार्क है, ये इसका कॉर्टेक्स वाला भाग है, तो जिसको कहते हैं कॉर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स। ये बाहरी पोर्शन को कहते हैं कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाला भाग है इसको कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला। और आप याद रखिएगा, इस मेडुला के अंदर एक कॉर्पसल्स पाया जाता है, जिसको कहते हैं हेसल्स, हेसल्स कॉर्पसल, कॉर्पसल्स, हसल्स कॉर्पसल्स। एनसीईआरटी ने इसको नहीं दिया है, तो आप याद रखेंगे इसके दो रीजन होते हैं, आउटर रीजन को कॉर्टेक्स और इनर रीजन को मेडुला। मेडुला के अंदर हसल्स कॉर्पसल्स होता है। कौन सा कॉर्पसल्स? हसल्स कॉर्पसल। कौन सा कॉर्पसल्स? हसल्स कॉर्पसल। अब जरा देखिए, है ना, इसकी संख्या कितनी होती है ना, इसकी संख्या कितनी होती है? सिंगल, एक होता है। ये कहां होता है? नियर, कहां होता है? नियर हार्ट एंड एओर्टा, एओर्टा के हार्ट, हार्ट और एओर्टा, ध्यान दो, हार्ट मतलब दिल, और दिल से निकलने वाली मोटी वाली आर्टरी उसको एओर्टा, तो हार्ट और एओर्टा के नजदीक होता है, मतलब ये हार्ट के वेंट्रल साइड में होता है। नए एनसीईआरटी में चेंज किया है, पुराने एनसीईआरटी में लिखा है डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट एंड एओर्टा, लेकिन अभी लिख दिया है वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट एंड एओर्टा। तो ये नियर द हार्ट एंड एओर्टा होता है। एओर्टा क्या है? पाइप होता है, हार्ट से निकलने वाला सबसे मोटा वाला पाइप। अब देखो ना, अगर छोटे बच्चे जो है, बुतरू लोग, बुतरू जो छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे में का थाइमस ग्लैंड अगर काट के निकाल दे, तो काट के निकाल देंगे तो क्या होगा? तो हो जाएगा AIDS, मतलब एड्स हो जाएगा। अब जरा देखो बेटा, एड्स हो सकता है। अब जरा देखिए, एड्स केवल, है ना, केवल सेक्सुअल कांटेक्ट से नहीं होता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एड्स के, क्योंकि एड्स में होता क्या है ना, टी लिम्फोसाइट का टी टी लिम्फोसाइट्स का टी मेमोरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, और टी मेमोरी सेल जो है टी हेल्पर सेल, नॉट टी मेमोरी सेल, टी हेल्पर सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो टी लिम्फोसाइट में 4 तरह के सेल होते हैं, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी मेमोरी सेल और टी सप्रेसिव सेल। तो टी हेल्पर सेल ना इस एड्स में डिस्ट्रॉय, HIV वायरस घुसता है तो वो टी हेल्पर सेल को ना जो है मार के खत्म कर देता है, तो टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, और टी हेल्पर सेल ही हमारे इम्यूनिटी का सब कुछ होता है। कह सकते हैं दिस इज द हार्ट ऑफ इम्यूनिटी। किसको? टी हेल्पर सेल को। तो टी हेल्पर सेल जो है डिस्ट्रॉय होता है, तो टी हेल्पर सेल नहीं रहेगा तो आपके बॉडी का इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा, तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में घुस जाएगा, और दिन दूना रात चौगुना मल्टीप्लिकेट करके डिजीज काज कर देगा। और जब बहुत सारे डिजीज एक जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं, इसी कंडीशन को तो एड्स कहते हैं। अब जरा देखिए, है ना, तो अगर छोटे बच्चों में इसको काट के निकाल दिया जाए तो क्या होगा? टी लिम्फोसाइट नहीं बन पाएगा, जिस कारण से एड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एड्स। ठीक, इसको हम एजिंग ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये उम्र बढ़ने के साथ साथ, ये उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी साइज सिकुड़ती चली जाती है, तो इसलिए इसको एजिंग ग्लैंड कहते हैं। क्लियर ना? जो है कॉन्ट्रैक्टेड, है ना, कॉन्ट्रैक्टेड ना बाय इंक्रीजिंग एज। उम्र बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ ग्लैंड की साइज छोटी होती चली जाएगी, और ग्लैंड की साइज छोटी होती चली जाएगी, थाइमोसिन कम निकलेगा। थाइमोसिन कम निकलेगा तो कम टी लिम्फोसाइट मैच्योर होगा,
तो इससे निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है उस हार्मोन्स का नाम होता है थाइमोसिन। थाइमोसिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, तो थाइमोसिन हार्मोन्स। और अगर इसकी साइज छोटी होगी तो थाइमोसिन कम निकलेगा, और थाइमोसिन का काम होता है टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करना, और अगर थाइमोसिन कम होगा तो टी लिम्फोसाइट कम मैच्योर होगा। अभी आप देखो छोटा जो बच्चा होता है ना, 15 साल के बाद ही थाइमोसिन का सेक्रेशन हमारे बॉडी में घटता है। 15 साल तक बिल्कुल नहीं घटता है, 15 साल के बाद ही हमारे बॉडी में थाइमोसिन का सेक्रेशन घटता है, क्योंकि जैसे ही प्यूबर्टी खत्म होता है पूरी तरह से, 15 साल के बाद से इसकी साइज धीरे धीरे छोटी होनी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे इसकी साइज छोटी होनी शुरू होती है वैसे वैसे थाइमोसिन का सेक्रेशन रिड्यूस होता है, और एक उम्र 40 साल के बाद ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। और इस तरह से ओल्ड पर्सन में आप देखिए, जो बुढ़े लोग होते हैं उनमें इसकी साइज बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, और बहुत बहुत कम मात्रा में थाइमोसिन उनमें निकलता है, जिस कारण से उनके बॉडी में टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो पाता है, और टी लिम्फोसाइट की कमी धीरे धीरे होने लगती है, और टी लिम्फोसाइट की कमी होगी तो उनके बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर होने शुरू हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी बैक्टीरिया वायरस घुस जाएगा उसके बॉडी में और डिजीज काज करना शुरू कर देगा। इसीलिए ना ओल्ड पर्सन में डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। जैसे लोगों देखो जो बच्चा बड़ा छोटा होता है, 1 से 5 साल का बच्चा है ना, 2, 3, 4 साल का बच्चा देखो ना, कहीं पे भी ससुरा चला जाता है आता है। 15 साल के पहले के बच्चे के पीछे माँ जो होती है बेचारी घूम घूम के दौड़ती रहती है, खाना बेटा खा ले, बेटा खा ले, बेटा हाँ हम ना खा है ना, ऐसे करते रहते हैं है ना। क्यों? क्योंकि उसके अच्छा इसका 2 काम होता है थाइमोसिन का, एक तो टी लिम्फोसाइट बनाता है, दूसरा ये प्रोटीन भी बनाता है। तो इसका 2 काम होता है। तो आप कर सकते हो ये प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, और क्या बनाता है? टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करता है। तो टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करता है, ये टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करता है। तो इसका 2 काम है, 2 काम है इसका थाइमोसिन का। तो 1 से 15 साल के बच्चे में ये प्रोटीन बनाता रहता है, इसीलिए माँ घूमती रहती है ना, बच्चे के पीछे खाना लेकर के, वो बच्चा कहता है ना खा है ना, बेचारी परेशान होती रहती है ना। क्यों? उस खाने से उसको जो प्रोटीन मिलने वाला है, तो पहले से ही वो प्रोटीन उसके बॉडी में मौजूद है, मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये थाइमोसिन इस प्रोटीन को भी बना रहा है, इसलिए मिल जा रहा है। इसलिए कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है वो खाए या ना खाए, या कुएं में कूद जाए ना, तो फर्क इसलिए उसको नहीं पड़ता है। अब जरा देखो है ना, जाएगा ना, घूमेगा, कभी भी सो के उठेगा, चले जाएगा गोली खेलने है ना, गुल्ली डंडा खेलने, क्रिकेट जो है खेलने चला जाएगा, आएगा 12 बजे नहाएगा, खाएगा है ना, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 15 साल के बाद धीरे धीरे उस जो है अगर वो ऐसा करता रहा तो धीरे धीरे उसको ये महसूस होगा, उसको कमजोरी धीरे धीरे महसूस होना शुरू हो जाएगा। अभी देखो छोटे बच्चे जो होते हैं 5 साल के होते हैं, 3 साल 4 साल के, कहीं पे भी चले जाते हैं, कचड़े में चले जाते हैं, कहीं पे भी रह लेते हैं, मिट्टी में बैठ जाते हैं, जहां देखते हैं जो है कूड़ा है वहीं पे जाके जल्दी से बैठते हैं, वो इधर उधर हाथ से इधर उधर गंदा कर लेते हैं हाथ को। कुछ तो ऐसे होते हैं उठा के जो भी मिला मिट्टी वट्टी सीधा पेट में, लेकिन फिर भी उनको डिजीज नहीं होता है। क्या रीजन है? क्योंकि ना 15 साल के बच्चे में 15 साल तक ये बहुत ज्यादा सेक्रेट होता है, और जिस कारण से टी लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा उनके बॉडी में होता है। तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस कोई भी जाए है ना, सबसे पहले धड़ाधड़ किल करके ये खत्म कर देगा है ना। इसलिए है ना उनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता है। प्रॉब्लम तब आता है 15 साल के बाद, जब ये इसका सेक्रेशन कम हो जाता है थाइमोसिन का, है ना। तो एज बढ़ने के साथ साथ इसकी साइज सिकुड़ने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, जिस कारण से थाइमोसिन का सेक्रेशन बंद हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब जरा देखिए, तो इस हार्मोन्स का नेचर, ये केमिकल नेचर इसका पेप्टाइड का बना होता है। इसका काम होता है मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स।
तो टी लिम्फोसाइट्स का मेचुरेशन होगा, टी लिम्फोसाइट्स को मेच्योर करता है। और इसका काम क्या होगा, इसका और भी काम हो सकता है, प्रोड्यूस द एंड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, टू स्टिमुलेट द बी लिम्फोसाइट, स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट्स को भी स्टिमुलेट कर देगा। किस लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ, है ना, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी बनाने का काम किसका है, बी लिम्फोसाइट्स का, है ना, एंटीबॉडी को बनाने का काम किसका है, बी लिम्फोसाइट्स का। तो ये बी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है, बी लिम्फोसाइट्स से कहता है भैया एंटीबॉडी बनाया करो, है ना, सेहत के लिए अच्छी बात है एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी बनवा देता है। एक तो टी लिम्फोसाइट को प्रमोट कर रहा है, दूसरा बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी बनवा दे रहा है। तो इतना काम होता है, इसलिए हमारे इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखता है। इसीलिए इसको कहते हैं थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। जैसा कि हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की, अगर हम बात करते हैं तो लिम्फोसाइट्स ये एक तरह का WBC होता है, लिम्फोसाइट्स ये WBC होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और ये दो तरह का होता है, एक बी लिम्फोसाइट्स होता है, बी लिम्फोसाइट्स, और एक टी लिम्फोसाइट्स होता है, टी लिम्फोसाइट्स। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होता है ये हमारे बॉडी के कौन से ह्यूमोरल इम्यूनिटी को बनाता है, कौन से ह्यूमोरल इम्यूनिटी, मतलब एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी ना AMI, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। और जो टी लिम्फोसाइट होता है ये हमारे बॉडी के सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को बनाता है, मतलब CMI को बनाता है। तो आप याद रखेंगे ना, WBC का एक टाइप है जिसको नाम देते हैं लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट दो तरह का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट AMI, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी को बनाता है, और टी लिम्फोसाइट ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को बनाता है। तो ये हमने सीख लिया बाबू, थाइमस ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, दो ग्लैंड हमने सीख लिया। हाँ, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो बस आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।